और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ संदीप को। थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट किया और भाई इन्होंने बोला था कि मुझे इंट्रोड्यूस जरूर करवाना, तो आज हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और इसके साथ साथ मैं पायल को भी बोलना चाहूंगी सॉरी, क्योंकि उन्होंने मैं ईमेल किया कि मतलब वो भी अपडेट करती रहती हैं हमें कि वो कहाँ पर जा रही हैं, कहाँ पर नहीं जा रही, क्या हो रहा है, तो हम लोगों ने उसके लिए उनका जिक्र नहीं किया था। तो वेरी सॉरी कि आपको बुरा लगा, लेकिन अभी से मैं जरूर याद रखा करूंगी और शाउट आउट भी जरूर दिया करूंगी। एनीवे, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है 8 सालों में भारत में विदेशी निवेश हुआ दुगना, मेक इन इंडिया का प्रभाव दिखना शुरू बाय अंकित सर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। सरकार के द्वारा जारी की गई एक सूचना पर चर्चा करने के लिए जारी सूचना ये है कि भारत ने आखिर 8 सालों के अंदर अपने यहां पर आ रहा विदेशी निवेश बढ़ाकर 2 गुना कर लिया है। सवाल बनता है कि क्या यह भारत सरकार के द्वारा देखे गए विजन मेक इन इंडिया के तहत किया गया कमाल है या कोई और कारण जिम्मेदार है। आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, क्योंकि अखबारों की सुर्खियों में छपा है कि इंडिया ऑन ट्रैक टू अट्रैक्ट 100 बिलियन एफडीआई इन करंट फाइनेंशियल ईयर। सरकार का दावा इतना है कि हम लोगों ने जहां फिलहाल $83 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर लिया है, विदेशी निवेश प्राप्त कर लिया है। मैं समझाऊंगा कि विदेशी निवेश क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए न्यूज को आप एक लाइन में ये समझें कि सरकार का कहना है कि हो सकता है कि इस साल के अंत तक हम विदेशों से $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर लें। ये इन्वेस्टमेंट किन सेक्टर्स में आता है, कैसे आता है, इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए आप अखबारों की हेडलाइंस देख लीजिए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कहा कि हम लोग 100 बिलियन एफडीआई इस फाइनेंशियल ईयर में पहुंचने की स्थिति में हैं। हर जगह इस न्यूज़ को बड़े ही जोर शोर से कवर किया गया है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द है कि हम लोग $100 बिलियन की तरफ पहुंचने के क्रम में है, लेकिन इस साल कितना है, तो वो आंसर है $83 बिलियन। यानी कि हम लोगों ने फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है वो $83 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हुआ है, $83.6 बिलियन। ठीक है, हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर की बात कर रहे हैं कि क्या होने की संभावना है। चलिए इसको बताएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको एफडीआई के बारे में समझा देते हैं। फाइनेंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आसान भाषा में यूँ समझिए कि जब भी कोई विदेशी आपके देश में आकर कुछ भी खरीदे, कुछ भी खरीदे से मतलब है चाहे प्लॉट खरीदे, चाहे मकान खरीदे, चाहे फैक्ट्री खरीदे या फिर आपकी सर्विसेज खरीदे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपसे उस समय मालिकाना हक भी मांगे। ऐसे समझिए कि आज हम जब कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर में भारत सरकार ने 35A और 370 के बाद क्या नयापन कर दिया, तो नयापन यही है कि आप और हम भी जाकर वहाँ पर कुछ खरीद सकते हैं। खरीद सकते से मतलब क्या है कि वहाँ की किसी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। कश्मीर के लिए वही प्रक्रिया अगर फॉरेन शब्द भारत के लिए यूज़ किया जाए, शेष भारत के लिए, तो वो प्रक्रिया एफडीआई कहलाएगी। हालांकि वो भारत से भारत में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन दुनिया के तर्ज पर आप ये समझिए कि दुनिया भर के देश हमारे यहाँ पर आकर के इसी प्रकार से कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे तो सर ये परचेजिंग होती कैसे है? शेयर मार्केट के थ्रू होती है या खुले मार्केट में होती है? अब यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। शेयर मार्केट जो है ना, वो भी परचेजिंग का ही तरीका है। आप बैठ करके यहाँ से लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, है ना, दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप भी शेयर परचेज कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। शेयर भी किसी कंपनी का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन शेयर के थ्रू किए गए इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के रूप में कंसीडर किया जाता है। मतलब ये समझिए कि किसी कंपनी ने शेयर मार्केट के थ्रू आपके यहाँ से कुछ परचेज किया, तो वह प्रक्रिया पैसा तो आपके देश में ले आई, लेकिन एक रिस्क भी साथ साथ ले आई। और वो क्या कि शेयर खरीदे ही इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा भाव मिलने पर बेचा जा सके या टेंशन बढ़ जाए तो बेचा जा सके। यानी उनमें रिस्क ज़्यादा जुड़ी होती है। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें खरीदते और बेचते हैं। फिर सवाल बनेगा, दोनों ही तो विदेश से आ रहे हैं, तो अच्छा कौन सा है, एफडीआई या एफआईआई?
जैसा मैंने मूलभूत अंतर आपको बताया, एफडीआई में मालिकाना हक जुड़ा है, एफआईआई के अंदर भी मालिकाना हक जुड़ा है, क्योंकि शेयर के मालिक तो वही बन जाएंगे ना जिन्होंने खरीदा है। लेकिन अंतर यह है कि उस मालिकाना हक में आपके पास शेयर मार्केट ही एक तरीका है शेयर के थ्रू खरीदने का या शेयर खरीदने का, लेकिन एफडीआई में शेयर के इतर, चाहे आप आकर के रिलायंस के अंदर फेसबुक के माध्यम से 10% हिस्सा खरीद लें, या सऊदी अरामको के माध्यम से रिलायंस की रिफाइनरी का हिस्सा परचेज कर लें, या किसी भी प्रकार से देश की कोई कंपनी, जैसे रिसेंटली वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ गुजरात में प्लांट लगाने की बात की, ये सारी प्रक्रियाएं शेयर मार्केट के थ्रू नहीं हुई हैं, ये ग्राउंड पर हुई हैं, यानी कि शेयर मार्केट के इतर हुई हैं, अलग तरफ से हुई हैं। इन्हें हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संज्ञा में रखते हैं। इनमें अच्छा क्या होता है? इनमें अच्छा ये होता है कि चूंकि आने वाला आपसे कंपनी के अंदर हिस्सेदारी मांगता है, जैसे हम अगर वेदांता फॉक्सकॉन के केस की बात करें तो 60 वर्सेस 40% का मालिकाना हक है। मारुति सुजुकी, जिसमें मारुति इंडियन कंपनी है, सुजुकी जापानी कंपनी है, तो वो जब हमारे देश में आई तो उसने भी हमसे मालिकाना हक मांगा कि हम अपने पार्टनरशिप में इतना % आपसे लेंगे, जेवी जिसे आप कहते हैं, जॉइंट वेंचर आप जिसे कहते हैं, ठीक है। तो एफडीआई ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, इसके कारण बहुत सारे हैं, ये इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए। ये कारण इसका सबसे बड़ा यही है कि इनकी वजह से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। शेयर मार्केट के थ्रू जो पैसा आता है एफआईआई के थ्रू, उनमें शेयर का मालिकाना हक तो मिलता है, लेकिन उसका सीधा प्रभाव मार्केट पर दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लोगों को उसका इन्वेस्टमेंट जमीन पर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। तो एफडीआई और एफआईआई ये दोनों ही विदेशों से प्राप्त करने वाले साधन हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एफडीआई के मामले में। दुनिया भर के देश विदेशी निवेश के ऊपर अपने आप को अच्छा कंट्री प्रूव करते हैं। विदेशी निवेश के आधार पर अच्छा कंट्री का मतलब कि हमने अपने देश के अंदर इतनी सुविधाएं विकसित कर दी हैं कि कोई दूसरा आकर के हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। अच्छा, आप खुद से विचार करिए, कैसा अच्छा लगता है जब हमारे किसी छोटे शहर में कोई बड़ी कंपनी का ब्रांड आउटलेट आकर खुलता है। बहुत अच्छा। आप सोचिए कि आज जैसे मैं अपने छोटे शहर की बात करूं तो उसमें अगर कोई भी कंपनी आकर मल्टीप्लेक्स खोलती है, या फिर कोई बड़ी कंपनी यहां पर आकर शोरूम खोलती है, जैसे अभी मेरे शहर के अंदर एप्पल का शोरूम खोला है, तो देखकर ऐसा लगता है कि अच्छा, तो ये अपने आप में तरक्की की राह दिखा रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है, यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं आ रही हैं। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये आपको भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है। हर देश अपने आप को ऐसे ही दिखाता है कि देखो हमारे यहाँ पर इतना दुनिया के देश आ रहे हैं, इसलिए हम प्रगतिशील हैं। और हम क्यों, हमारे यहाँ पर कोई क्यों आ रहा है? क्योंकि हम दुनिया की नज़र में एज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी कि व्यापार करने के अंदर जो सुगमता है उसमें बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, भारत सरकार का कहना है कि वर्ष 2014-15 में जहां भारत में मात्र $45 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, आज वो $83 बिलियन तक पहुंच गया है, यानी कि जस्ट डबल हम लोगों ने विदेशी निवेश प्राप्त कर लिया है। सरकार इसे मेक इन इंडिया से प्राप्त हुआ उत्पाद बता रही है, यानी कि एक प्रकार से ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हमने जो भारत में ही निर्माण किया जाए वस्तुओं का, उसके तहत इसे प्राप्त किया है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या प्रक्रियाएं रही जिसकी वजह से हमने ये किया। तो जो $83 बिलियन का हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, वो हमें 101 देशों से मिला है ना। उन 101 देशों के साथ साथ इन्वेस्टमेंट किसी एक शहर, गांव, देहात में नहीं, बल्कि 31 स्थानों पर इंक्लूडिंग यूटीज हमें ये इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। 57 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है, 57 सेक्टर्स, यानी कि कोई ये कहे कि नहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया होगा, कोई कहे एडटेक में आया होगा, किसी ने कहा रिटेल में आया होगा। 57 डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स में आया है। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ये वाला फील्ड होता है, उतना ही देश की इकोनॉमी को अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि जब हम 4 साल में, मतलब 8 साल में डबल हो सकते हैं, तो इसका मतलब आज अगर हम 83 बिलियन पर पहुंचे हैं, तो आने वाले साल में हम $100 बिलियन का आंकड़ा टच कर जाएंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि लास्ट ईयर हम 60s की डिजिट में थे, आज हम 83 के डिजिट पर हैं। ऐसी स्थिति में
हैं, अगर हम 20 बिलियन और बढ़ा गए तो $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट क्लब में हम शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब पुराने आंकड़ों को एक बार उठाकर देखते हैं। साथियों, यहां पर हमने आपके सामने ये आंकड़े शेयर किए कि भाई देखिए 2013-14 के अंदर 20 से भी कम, मतलब 40 से कम, $40 बिलियन से कम इन्वेस्टमेंट था। 14-15 के अंदर 40 से थोड़ा अधिक $43 बिलियन था। ऐसे ये बढ़ता चला गया और आज हम $83 बिलियन के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप यहां पर एक शब्द और देखेंगे जो कि आपको जरूर समझना चाहिए, और वो ये है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जो कि आपको ये जो ब्लू ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं इसमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पर एक येलोइश पार्ट और है जो क्या दिखा रहा है, नेट इनफ्लो कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, वो घटा है। अगर हम इस बात को थोड़ा समझें तो और ज्यादा मीनिंग क्रिएट होगा। इकोनॉमी की भाषा में भारत में आया हुआ FDI है तो अच्छा, लेकिन उसने नेट कैपिटल गेन में लॉस उठाया है। अब आपको यह सवाल थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी परीक्षा में या कहीं पर भी आपसे इस बारे में चर्चा कभी हो, तो कोई भी आपसे डिबेट करे तो आपसे ये मुद्दे के बारे में चर्चा कर सकता है। क्या कि हमने कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया जो है ना, उसमें कमी देखी है। FDI इनफ्लो एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इनफ्लो टू कैपिटल, ये हमारे देश में थोड़ा गड़बड़ाया है। विदेशी निवेश तो आया लेकिन कैपिटल नहीं बन पाया। अब ये कैपिटल क्या होता है, आसान भाषा में यूं समझो, मतलब ये है कि एक तो साहब ऑलरेडी एक कंपनी चल रही थी, उस कंपनी में कोई आया और आकर के हमसे बोलता है भाई साहब ये पैसे पकड़ो, मुझे इतना % आपकी चलती हुई कंपनी के अंदर से हिस्सा दे दो। ये तो हो गई मालिकाना हक भी आ गया और पैसा भी आ गया, है ना। जैसे मैं अक्सर इस पेन की नीलामी कई बार करता हूं क्लास में कि भाई अगर मान लीजिए कि ये पेन मेरा है, आप आकर के मुझसे कहते हैं कि सर अब आप 30 दिन में से 10 दिन मुझे इसे यूज करने देंगे, इसके लिए आप इतना पैसा हमसे ले लीजिए। तो ये तो हो गया एक प्रक्रिया। नया पेन हमने नहीं बनाया, मैंने पैसे लेकर घर में बैठ गया, लेकिन आप आए मेरे पास, आपने कहा कि आप इस पेन के ऑनर हैं, अच्छी बात है, आप इतना पैसा लीजिए, मालिकाना हक प्राप्त कर लीजिए। लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये पेन कैसे बनता है या कैसे लाया जाता है, आप एक काम करिए, जो मुझसे आपने पैसा लिया है ना, इससे एक नया पेन मंगा लीजिए या फिर एक नया पेन बना दीजिए। फैक्ट्री है ना आपके पास, वो बना दीजिए। इसका मतलब नया कैपिटल मेकिंग हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट दो प्रकार से आया, धन आया या धन के साथ साथ हमने उसकी वजह से कोई ऐसी वस्तु बना ली, एक ऐसा साधन हमने विकसित कर लिया जो भविष्य में भी डेवलपमेंट के काम आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास धन तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से कोई नया संसाधन विकसित नहीं हुआ है, ये लगातार नीचे गिर रहा है। उम्मीद है आपको ये शब्द समझ में आया हो। फिर आप पूछेंगे इसका मतलब है होता क्या है, और थोड़ा डिटेल में चलिए। तो इसका मतलब सीधा सा आप थोड़ा सा ये समझने का काम करिए कि पॉसिबल है कि इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज आ रही हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो कोई ऐसा संसाधन विकसित करने में कामयाब नहीं हो पा रही जो कि रेवेन्यू क्रिएट करने में काम आए। रेवेन्यू मतलब जो कार्य रिकरिंग बेसिस पर हो सके, प्रतिवर्ष हो सके, है ना। तो देश को क्या चाहिए, कोई भी कंपनी आए उससे हमें ऐसी वस्तुओं का विकास करवाया जाए, ऐसी साधनों का, संसाधनों का विकास किया जाए जो कि भविष्य में भी आमदनी के साधन बने। ठीक है, तो इसी को हमने कैपिटल फॉर्मेशन शब्द दिया है। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन इज द नेट कैपिटल अक्यूमुलेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग period for a particular country. The term refers to addition of capital goods such as equipment, tools, transportation asset and electricity. यानी कि कुछ ऐसी चीजें आप लोगों ने विकसित की जो कैपिटल फॉर्मेशन में काउंट आती है। तो निश्चित ही आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तुलनात्मक रूप से अगर आप देखें तो किस प्रकार से FDI बढ़ा है वो हमने आपके सामने रख दिया है। 4 साल में लगातार हमारा FDI इनफ्लो बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ा अगर हम बात करें तो हमारे पास 101 देशों से FDI आया है। सबसे ज्यादा किस देश से आया है? तो आंसर है सिंगापुर ने हमारे कुल FDI में 27% हमें दिया है। USA ने 17.94%, मॉरिशस ने 16 लगभग 16%, नीदरलैंड ने लगभग 8%, स्विट्जरलैंड ने लगभग 7.5%। इस प्रकार से ये टॉप 5 कंट्रीज हमारे देश में रही हैं जिन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिए हैं। ठीक है साहब, FDI जो हमारे देश में आया वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 76% तक इन्वॉल्व हुआ है। अगेन
मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मेक इन इंडिया का फायदा हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट थे वो $12 बिलियन के थे, जो बढ़कर $21 बिलियन के मैन्युफैक्चरिंग में हो गए। यानी इस $83 बिलियन में से 1/4 जो पैसा है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आया है। मैन्युफैक्चरिंग को इतना हम क्यों गाते हैं? क्योंकि इसकी वजह से रोजगार पैदा होता है। इंडिया इज रैपिडली इमर्जिंग एज प्रिफर्ड कंट्री फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यह सरकार के द्वारा जारी किया गया डेटा है। किन राज्यों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है? तो कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर टॉप 2 स्टेट हैं जो रिसीविंग करने में, एफडीआई रिसीव करने में सबसे ऊपर हैं। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर एक बात बताइए, कर्नाटका के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों आया? क्योंकि वहां पर जगह है, उसका नाम है बेंगलोर। और बेंगलोर जो है ना वो स्टार्टअप कैपिटल है, इंडिया के स्टार्टअप कैपिटल समझ सकते हैं। वहां पर अगर देश के अंदर 76,000 स्टार्टअप चल रहे हैं तो लगभग 1/3 स्टार्टअप तो केवल बेंगलोर में अपना ऑफिस बनाकर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर बड़ी मात्रा के अंदर विदेशी निवेश आता है, क्योंकि स्टार्टअप ही खींचकर विदेशियों को अपने पास लेकर आते हैं। क्लियर? अच्छा साथियों, लास्ट ईयर का हमारे पास एक डेटा है जिसमें यह था कि इंडिया एफडीआई रिसीव करने वाले देशों में, जैसे आपने ये समझ लिया कि हमने एफडीआई दोगुना कर लिया है, फिर आप ये जानना चाहेंगे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एफडीआई किसे मिला? हमें क्यूरियोसिटी होती है ना इंडिया को हमेशा वर्ल्ड के साथ कंपेयर करने की। लास्ट ईयर हम 7th पोजीशन पर थे दुनिया में एफडीआई प्राप्त करने में। अब आपका दिमाग फिर से एकदम चौकन्ना हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसके पास था सर इन्वेस्टमेंट? तो आंसर है अमेरिका के पास। आप तथ्यात्मक जानकारी यहां पर देख सकते हैं। दुनिया में नंबर 1 जो इन्वेस्टमेंट था लास्ट ईयर वो अमेरिका के पास था। नंबर 2 पर चाइना, फिर हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, ब्राजील, फिर इंडिया का नाम था। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल और बनेगा, और सवाल क्या बनेगा? भाई कुछ बच्चे वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट। चाइना, फिर हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, ब्राजील, फिर इंडिया का नाम था। सही तो है दोस्त आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, तो अब यहां पर थोड़ा सा इस बात को और समझिएगा डिटेल से। डिटेल से क्या है कि इंडिया 7वीं पोजीशन पे था। अब आपको एक बहुत ही जेन्युइन सवाल यहां पर मिलता है, और वो सवाल ये है, सर एक बात बताइए, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने कौन जाएगा? अमेरिका से ज्यादा पैसे वाला कौन हो गया जो वहां जाकर के इन्वेस्टमेंट करेगा? है ना, ये लॉजिकल सवाल है, क्योंकि दुनिया को तो पैसा वहीं से मिलता है। अब यहां पर पहले इस बात को समझिए, आप जितने भी तरक्की पसंद लोग हैं जिनके दिमाग में यह है कि एक दिन हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे तो हम जाएंगे अमेरिका रहने के लिए। अब आप कहेंगे सर मैं तो एकदम देशभक्त हूं, मैं नहीं जाऊंगा। आप देश का आंकड़ा उठाकर देखिए, कितने लोगों ने सिटीजनशिप त्याग दी है। मैंने वीडियो कर रखा है इस चीज के ऊपर, देख लीजिएगा। ये कुछ ज्यादा पढ़ लिख करके लोग जो चले जाते हैं, ये धंधा करने भी वहीं जाते हैं और इन्वेस्टमेंट भी वहीं जाके करते हैं। किसी ने मकान खरीद लिया, कोई गाड़ी खरीद लिया, ले लेकर दुनिया भर से पैसा उठाकर वहां पहुंच जाते हैं। समझे? इसलिए दुनिया भर में तरक्की को सबसे पहली चीज माना गया है। जो भी कंट्री डेवलप्ड कंट्री में का शामिल होगी, स्वतः ही लोग उसकी तरफ खिंचे चले आएंगे। ये 7वीं रैंक पर लास्ट ईयर थे हम। इस बार का क्या हिसाब चल रहा है, जब हम ये सोच रहे हैं कि $100 बिलियन टच कर जाएंगे? तो आप इधर देखिएगा, इंडिया 5वीं लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन चुका है अप्रैल से लेकर जून के क्वार्टर में। इस साल का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, जब हम 100 बिलियन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। ये अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया गया बयान है, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। क्लियर हो गया यहां तक? तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है एफडीआई, किस प्रकार से काम करता है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, इंडिया के अंदर कैसे बढ़ा ये मैंने आपको बता दिया। अब सवाल बनता है मेक इन इंडिया का, कि सर मेक इन इंडिया और एफडीआई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? क्योंकि संभव है कि आपसे किसी दिन ये सवाल पेपर में पूछ लिया जाए कि एफडीआई को मेक इन इंडिया से रिलेट करिए। तो मेक इन इंडिया अपने 8 साल पूरे कर रहा है, और यही न्यूज बनकर आई है कि इस दौरान हम लोगों ने अपने यहां पर विदेशी निवेश को डबल कर लिया है। तो एफडीआई, और ये कब आया सर, मेक इन इंडिया कब आया, क्या हुआ? तो 2014 में ही भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मदद से मेक इन इंडिया कैंपेन को शुरू किया था, जिसमें टारगेट क्या किया था? गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था कि हम कंपनीज को मोटिवेट करेंगे कि वो यहीं पर डेवलपमेंट करें, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करें, प्रोडक्ट्स की असेंबली भी इंडिया में करें, और इस काम को करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करेंगे। कोई आए तो हम उसको बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे। ठीक है, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं 2014 का आंकड़ा और 2022 का आंकड़ा। इससे साफ है कि निश्चित ही मेक इन इंडिया जो है वो देश के लिए सकारात्मक तरीके से ग्रोथ करता हुआ दिखा है।
ठीक है। जो लोग अक्सर ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि मेक इन इंडिया ने कुछ नहीं किया, तो ये तथ्यात्मक जानकारी उनके लिए ज्यादा काम आएगी, ठीक है। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, मेक इन इंडिया ने काम किया है तो सरकार ने कौन से एरियाज थे जिन पर ज्यादा फोकस किया? तो सेंटर ने अपने द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना को बहुत ज्यादा फोकस किया। इसके साथ साथ रिसेंट डेज के अंदर आपको मालूम होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और हमारे यहां पर प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई। कितने सेक्टर्स में चलाई गई? 14 सेक्टर्स में चलाई गई। आप इधर देख सकते हैं, भारत सरकार के द्वारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन बढ़ाइए और सरकार से लाभ कमाइए, इसके लिए हमने 14 सेक्टर्स के अंदर पीएलआई स्कीम जारी करी, जिस पर हमने 2.34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। यानी सरकार ने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया ताकि हमारे देश के अंदर निवेश आए, ताकि लोगों को भी लगे कि सरकार भी कुछ कर रही है अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे देश में किस प्रकार से पीएलआई ने 14 एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में इंसेंटिवाइज चीजों को किया है। अप्रैल से अगस्त 2022 की बात करें तो भारत ने जो खिलौना निर्माण है उसमें जो एक्सपोर्ट में वृद्धि की है, आपको मालूम होगा सरकार ने खिलौनों के क्षेत्र में भी काम करने के लिए इंसेंटिवाइज किया था चीजों को, तो हमने 636% अपना एक्सपोर्ट 2013 की तुलना में ग्रोथ पाया है। इसके साथ साथ पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड वर्क सर्विसेज जो है वो हमारे देश में बढ़ रही है, ठीक है साहब। अच्छा, तो आपको मेक इन इंडिया के बारे में मैंने बताया, मेक इन इंडिया करने के लिए क्या क्या किया गया। सबसे पहले हमने डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया ताकि बहुत आसानी से सारे काम बढ़ सकें। नंबर दूसरा, हमने कोशिश की कि क्वालिटी कंट्रोल करके मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बेहतरीन किया जा सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव लिया गया, यानी देश के अंदर हर जिले को प्रमोट किया जाए ताकि वहां का कोई भी लोकल गुड है, जैसे बनारसी साड़ी है, बीकानेरी गुजिया है, इस तरह की चीजें दुनिया भर के अंदर पहचान में आए, उनको उठा करके दुनिया के सामने रखा गया। तीसरी चीज, प्रधानमंत्री के द्वारा गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? देश के अंदर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जिनके आप देख भी रहे हैं, चाहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो या सड़कें बनी हो या एक्सप्रेस हाईवेज का निर्माण किया गया हो या फिर रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया हो या वंदे भारत एक्सप्रेस की बड़ी संख्या हो। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं कि हमने एक प्रकार से जो हमारा प्लान था किसका, कि हम प्रोडक्ट को बहुत जल्दी तेजी से डिलीवर करेंगे, उसके ऊपर हमने काम किया है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं पीएलआई जो है वो गेम चेंजिंग बनकर आया और देश ने बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं सोलर पावर प्लांट हो, उसमें 19,500 करोड़ रुपए का हमने सोलर पावर प्लांट के अंदर पीवी मॉडल विकसित करने में इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया। ठीक इसी प्रकार से है ना, सेकंड एडिशन जो था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया। पहले हमने सोलर पावर प्लांट में किया, उसके बाद में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर प्रोटेक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को बढ़ावा दिया। फिर हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिनको आप देख ही रहे हैं, फॉक्सकॉन है ना, ये सब चीजें जो देख रहे हैं, ये सब हमने फिर से पीएलआई के माध्यम से इन सब चीजों को बढ़ावा दिया। सरकार ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को अप्रूव किया। इसका मतलब है कि आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल एक जगह कॉन्टैक्ट पॉइंट है जहां पर आप जाइए, अपनी बात करिए और आपकी सारी चीजें वहीं से अप्रूव होकर के चली आएंगी, ठीक है। सरकार ने हाल ही में सितंबर 19 को ही न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी जारी करी ताकि प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान को बूस्ट मिल सके। आपको याद होगा मैंने इसके ऊपर एक सेशन अलग से किया हुआ है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चीता स्पीड पर काम हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की है। क्या है, कैसे काम करेगी, ये सब मैंने बताया है। इसके अलावा गति शक्ति प्लान क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है। आप चाहें तो इसी चैनल पर इन शब्दों के माध्यम से आप इन्हें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मेक इन इंडिया के अंदर किया गया एक बेहतरीन इनिशिएटिव था, जिसके माध्यम से हमारे एक्सपोर्ट्स में भी वृद्धि हुई है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को आज का सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा नॉलेजफुल सेशन था, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट था। आप चाहें तो इसके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी साथियों से शेयर करें। इस कंटेंट की पीडीएफ मैं अभी मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर जो है, जो वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है, उसके ऊपर शेयर कर रहा हूं। आप वहां से उसे प्राप्त कर सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड अंकित 10। आप इस समय 30 सितंबर तक 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। अनअकैडमी पर बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी कैटेगरी के अंदर भी 12 महीने का कोर्स आइकॉनिक प्लान जिसमें मेंटरशिप अवेलेबल है वो 63,000 में है, और वहीं 62,000 में 24 महीने का कोर्स प्लस कोर्स के अंदर है, आप उसे यूज कर सकते हैं। नए बैचेस 29 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स यूपीएससी के वो एक साथ मिलकर बाइलैंग्वेज भाषा में आपके लिए कोर्स लेकर आ रहे हैं। अधिक जानकारी और लोन फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए, जो कि 0% इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल है, आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।
एक कंट्री के लिए एफडीआई जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि एफडीआई से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा लोगों को जो है रोजगार मिल रहा होता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम जो है एफआईआई की बात करें तो इससे एक लिमिटेड लोगों को जो है फायदा होता है। नो डाउट कहीं ना कहीं आपको टैक्स वगैरह में काफी ज्यादा जो है वो चीजें हो जाती हैं, लेकिन जो है एफडीआई का बहुत ज्यादा फायदा है। वैसे मैं कहूंगी कि एफआईआई मेरे लिए नई टर्म थी, क्योंकि मुझे इससे पहले नहीं पता था इसके बारे में। एफडीआई के बारे में बाद में बताऊंगी कि पहले मैं क्या सोचती थी, किसकी एब्रिविएशन है। लेकिन वाकई में जो एक कैपिटल का इनफ्लो होता है एफडीआई के थ्रू और जो लोगों को फायदा होता है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं कहूंगी कि काफी सारी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में हम लोग को पहले पता था, जैसे पीएलआई स्कीम के बारे में हम लोग बात करें या हम लोग सिंगल विंडो के बारे में बात करें। अभी रिसेंटली लॉजिस्टिक्स के बारे में जो वीडियो हम लोगों ने प्रशांत सर की देखी थी, उसमें इसका बहुत अच्छे से जिक्र किया गया था। गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है वो 74th इंडिपेंडेंस डे पर उसका जो पीएम मोदी जी ने जिक्र किया था। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी थी, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे माइंड में रेज होता था और मैं मौसम को भी, आई थिंक पिछले दिनों में मैंने ये बात पूछी थी मौसम से भी, कि मौसम में देख रही हूँ कि मतलब मैंने काफी सारी वीडियोस ऐसी देखी जिसमें बहुत सारे इंडियंस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में यानी कि वेस्ट में जाकर सेटल हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग इतना देखते हैं कि इंडिया में आई थिंक काफी ज्यादा एक हम लोगों को प्रोग्रेस नजर आ रही है, डेवलपमेंट नजर आ रही है, तो लोग क्यों वहां पर जा रहे हैं? तो ये सर ने जिस तरीके से आंसर दिया somehow मैं काफी ज्यादा मैं कहूंगी कि मुझे ये चीज समझ में आई कि लोग क्यों जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि लोग वो कहते हैं ना कि एक बना बनाया सेटअप जो है उसमें जाकर एडजस्ट हो जाना चाहते हैं। वो यहाँ पर रहकर, क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज शायद उस तरीके से नहीं मिल रही होती, तो मे बी वो उतनी स्ट्रगल नहीं करना चाहते। यार असल में ना हमने सब कुछ यहाँ पे करना है, लेकिन जो है ना एंड हमने ना किसी अच्छे कंट्री में जाकर जो है वो बसने का ये हम लोगों का जो है इरादा होता है कि यार जो है ना हमें जहाँ पे A to Z सब कुछ पहले से बना बनाया हो, हम वहां पर जाकर रहें, वहाँ अच्छा लाइफस्टाइल हमारा हो। ये एक हमारी जो है सोच होती है। अच्छा, मैं सॉरी मैं मौसम को इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही हूँ इस कंटेंट से। मैं मौसम से बोलना चाहूंगी कि वही इसके बारे में बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही है कि इवेंचुअली आपका जो फाइनल गोल होता है ना वो ये है कि कहीं बाहर के मुल्क में जाकर अच्छे से सेटल हो जाओ, यही आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है, देखिए यार पाकिस्तान में तुमने एक मुझे बताओ, तुमने एक कहा था कि बिल गेट्स ने आई थिंक एक मरतबा बात बोली थी और उस पर एक मीम बना था पाकिस्तान में। मैं ये चाहती हूँ तुम शेयर करो सबके साथ। अरे यार वो मीम था, सॉरी बिल गेट्स जो है उनका एक कोट था कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए हैं तो इसमें आपकी गलती है। तो वो किसी ने ना उसका मीम बना दिया था वो तो पाकिस्तान जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हुआ ना तो मीम बना दिया, अगर आप पाकिस्तानी पैदा हुए इसमें आपकी गलती नहीं है, अगर आप मरते पाकिस्तानी इसमें आपकी गलती है। तो यहाँ से पता चलता है कि लोगों का जो माइंडसेट है या सोसाइटी है वो किस साइड पर जा रही है। एफडीआई की बात करें और या एफआईआई की बात करें, मुझे लगता है कि सीरियसली जितने भी हम लोग इंडियन टीचर्स देखते हैं इनके माध्यम से तो बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, क्योंकि ऐसे मैं कोई भी चैनल जो है वो पाकिस्तान में नहीं देखती ऑनलाइन के जहां पर इकोनॉमी को इतने अच्छे तरीके से जो है वो समझाया जाए। अब इतनी डिटेल में क्योंकि हम लोगों ने मतलब काफी सारी इससे रिलेटेड वीडियोस भी देखी हैं तो आपको चीजें समझ में आती हैं, और हम लोग अक्सर अपनी वीडियोस में भी ये बात करते हैं कि जो मेक इन इंडिया योजना है उससे कितना फर्क पड़ा है। यानी कि 8 सालों में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 8 सालों में से 4 साल तो हम लोग भी एक इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं कि हम लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे हैं, डेवलपमेंट देखी है और किस तरीके से कैंपेन्स चलाई गई, चाहे वो डिजिटल मीडिया को लेकर हम लोग बात करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की गई कि आपको अपनी चीजें बनानी है और उन पर प्राउड जो है वो फील करना है। सो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम कहेंगे कि जो हालात हैं या जो एफडीआई है उसके पक्ष में भी जाती हैं, क्योंकि जितनी मैन्युफैक्चरिंग जो लोगों की ग्लोबली डिमांड है आप उसको पूरी करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारी विदेशी मुद्रा जो है वो आपके कंट्री में आएगा और डिफरेंट कंट्रीज आप पर डिपेंड भी करेंगे। यार सबसे अच्छी चीज इसमें ये थी कि मेक इन इंडिया पॉलिसी के थ्रू जो है वो आपको यानी कि आपने दूसरे मुल्कों की जो कंपनीज हैं उन्हें जो है अट्रैक्ट किया कि भाई आप इंडिया में आए, आप यहाँ पे प्लांट लगाएं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें, डिफरेंट सेक्टर्स जहाँ पे आपको जो है वो बेहतर लगता है कि यार यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी बेनिफिट होगा। इंडिया में जैसे हमने भी जो है अंकित सर ने बीच में बात की कि भाई परसेंटेज रेशियो के साथ जैसे फोस्कॉन जो है उसका जो वो कंपनी
आई। तो ये है कि आप जब नए नए सेगमेंट्स में काम करते हैं तो आपकी जो है ना एक वो कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा मुझे लगता है गवर्नमेंट की प्लानिंग और क्या पॉलिसी लेकर आती गवर्नमेंट, ये बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब पैंडेमिक के बाद बहुत सारी कंपनीज मूव कर रही थी चाइना से, तो इंडिया ने भी बहुत ज्यादा ऐसी स्कीम्स और ऐसी इंसेंटिव्स जो हैं वो दिए थे कि जिससे ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंट्री जो कंपनीज हैं वो अट्रैक्ट हों। और उसके साथ साथ जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में हमें कंपटीशन देखने को मिला था कि जो स्टेट्स हैं वो इंसेंटिव्स डिफरेंट तरीकों से जो है वो दे रही हैं। और अब यहाँ पर पॉइंट ये रेज होता है कि अगर डिफरेंट, चलो किसी भी स्टेट में आती तो वो इंडिया में ही है ना, फायदा तो इंडिया का होता है। तो जो म्यूचुअली फायदा है मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। बाकी आज की जो वीडियो है उसमें मुझे ये भी काफी सीखने को मिला कि FDI जब आता है, मतलब कंट्री में आता है, तो मतलब काफी ज्यादा उसका फायदा आपको रहता है, लोगों को भी उसका फायदा होता है। और कंफ्यूजन जिस बात की मुझे है वो ये कि जो बीच में एक डिस्कस किया गया कि FDI इनफ्लो जो है वो बड़ा है हर साल, लेकिन जो कैपिटल है वो ज्यादा नहीं हुआ, राइट? ऐसे ही मौजूद, यानी कि नए नए जो प्रोडक्शंस है ना वो सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं किया है जो ऑलरेडी हम कहेंगे कि सेटल्ड थी, वेल सेटल्ड थी कंपनीज, उनमें ही इन्वेस्ट किया गया है। तो अगर तो मैं सही समझ पाई हूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर नहीं समझ पाई सही तरह से तो फिर कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि क्या बात जो है वो सर ने की है। तो ठीक है, ओवरऑल मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो देखने का, और जो उनका पढ़ाने का और सिखाने का तरीका था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत डिटेल में उन्होंने हर चीज बताई है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपने क्या नई चीज सीखी है आज की वीडियो में, और आप क्या सोचते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी करना चाहूंगी कि जो लोग बाहर जाकर सेटल हो जाते हैं वेस्ट में जाकर, क्या रीजन होती हैं उसके पीछे, जरूर हम लोगों को शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यूज होते हैं, या उनके पास सैलरी पैकेजेस इतने अच्छे नहीं मिलते, या उनका जो लाइफस्टाइल है वो उस तरह से नहीं रह पाता। सारी चीजें जरूर हमारे साथ पॉइंट्स डिस्कस कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमें हमारे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर बाय।